हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम करेंगे KVS PRT सीरीज़ का जो प्रतीक शिवालिक सर की जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का जो है सेट है ये, और इसका पेडागोजी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके वही टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और उनको एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, और आई होप कि आप लोग भी साथ साथ आंसर करेंगे। और मतलब ये ध्यान रखना कि बस आप ये सोचकर बैठे कि आप एग्ज़ाम में दे रहे हैं, ये एग्जाम दे रहे हैं एक तरह से, और इन क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको साथ साथ दूंगी ही इसका। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन एज सब सिस्टम ऑफ द सोसाइटी ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी एंड मेक इट्स मॉडर्न। बेसिकली एजुकेशन का रोल क्या है एक सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी के रूप में, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक तरह से मिनी सोसाइटी का काम करते हैं। जैसे आपके KVS हो गया, KVS इज ऑल्सो ए मिनी इंडिया या फिर मिनी सोसाइटी कह सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स के लोग, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे आपस में एक साथ आकर पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। तो बताइए एजुकेशन का क्या रोल है बेसिकली। पहला ऑप्शन है, ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी एंड मेक्स इट मॉडर्न, मतलब चेंजेस लेकर आते हैं सोसाइटी में और इसको एक तरह से नया या आधुनिक बनाते हैं। क्रिएट रिफ्ट बिटवीन एजुकेशन एंड अनएजुकेटेड सोसाइटी, या फिर भाई जितना भी शिक्षित और अशिक्षित वर्ग है उसके बीच में दरार डालते हैं। या फिर डोमिनेट्स सोसाइटी, समाज को प्रभावित करते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं एक तरह से। या फिर एक्सेप्ट डोमिनेंस ऑफ द सोसाइटी, या एज इट इज हम कह देते हैं अभी ठीक है जैसा समाज चाहता है हम वैसा ही करेंगे। ओके, ये सिस्टम है कि भाई ठीक है समाज के प्रभुत्व को हम स्वीकार करते हैं। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। देखो मेरी हिसाब से अगर आपको कभी भी ऑप्शन ना मिले करेक्ट तो आप हमेशा एलिमिनेट करना सीखिए। देखो डोमिनेंस ऑफ द सोसाइटी को एक्सेप्ट करता है ऐसा नहीं है, बिकॉज एजुकेशन इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन चेंज, या फिर कह सकते हैं सोशल चेंज का इंस्ट्रूमेंट होता है एजुकेशन। तो डोमिनेट द सोसाइटी, तो सोसाइटी को डोमिनेट भी नहीं करता है बल्कि उसको ठीक करता है ना। अगर सोसाइटी में कुछ बुराइयां हैं तो उनको ठीक करने का काम करता है एजुकेशन सिस्टम। अब भाई दरार तो डालता ही नहीं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच में, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चेंज लाता है सोसाइटी में। अगर कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो ठीक नहीं है सोसाइटी में तो एजुकेशन एक तरह से उसमें चेंज लाने का काम करता है। अगर आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो आप इस काबिल बन जाते हैं कि आप सोसाइटी के उन मुद्दों को उठा सकें जो ठीक नहीं है और उनमें चेंज ला सके, और इस तरह से हम आधुनिक बनाते हैं अपनी सोसाइटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ईच स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक फोकस, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेजेस। देखो अब कोलबर्ग की पूरी थ्योरी में हमारे टोटल 3 लेवल्स हैं और हर 3 लेवल की 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। 3 लेवल हैं और तीनों लेवल्स की 2 स्टेज हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसमें ये बताया है कि हर एक लेवल की अपनी एक पर्टिकुलर उसका मोरल रीजनिंग होती है कि उस लेवल के बच्चे क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर एज में। तो वो आपको बताना है कि वो सीक्वेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले लेवल 1 का सीक्वेंस देखना है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरह से फोकस आपको देखना है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो देखो जो अगर मैं पहले बात करूं तो सबसे पहले आता है प्री कन्वेंशनल, फिर आता है कन्वेंशनल और फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल में बच्चा छोटा होता है, इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की, और दूसरी स्टेज होती है पर्सनल रिवॉर्ड की, जहां पर बच्चा व्यक्तिगत उसको क्या मिल रहा है उससे प्रभावित होता है। फिर कन्वेंशनल में आते हैं आपके सोशल रूल्स, और आप अपने गुड बॉय गुड गर्ल की एक ओरिएंटेशन रखते हैं कि हाँ भी मुझे एक अच्छा लड़का और एक अच्छा लड़की बनना है क्योंकि मैं समाज के रूल्स को फॉलो करूंगा, फिर मुझे इज्जत मिलेगी समाज में। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है कि यहाँ आकर आप कहीं ना कहीं एथिकल प्रिंसिपल्स पर चले जाते हैं, आप कहीं ना कहीं सोसाइटी से ऊपर बढ़कर आप इंडिविजुअल लेवल पर सोचते हैं कि क्या एक्चुअल में राइट है और क्या रॉन्ग है, और आप उसके लिए आवाज़ उठाने में झिझक नहीं करते हैं। तो वो एक तरह से पोस्ट कन्वेंशनल में आ जाता है, जिसमें आप एक तरह से सुप्रीम प्रिंसिपल्स जो होते हैं, मोरल वैल्यूज़ के जो सुप्रीम और एथिकल प्रिंसिपल होते हैं, हम उनको मानना शुरू कर देते हैं, भले ही सोसाइटी कुछ भी कह रही हो, ठीक है। जो सही है वो सही है, ओके। तो ये बताना है। तो अगर मैंने आपको बताया कि प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, बच्चा जो है कंसिक्वेंसेस पर डिपेंड करता है, पनिशमेंट में क्या मिलेगा, ओबीडियंस क्या मिलेगी, ठीक है, मुझे रिवार्ड क्या मिलेगा पर्सनल, तो मैं ये काम करूंगा, तो ठीक है फोकस होता है। सेकंड कन्वेंशनल की बात करें तो सोशल रूल से बाउंडेड होता है, यानी कि फोकस ऑन सोशल रूल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले कंसिक्वेंसेस पर, फिर सोशल रूल्स पर, और लास्ट में जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं ज्ञान हो जाता है, काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो हम एथिकल प्रिंसिपल्स पर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैट्स कैरिड पैसिवली थ्रू ए मेज एंड गिवन नो अवार्ड लेटर रैन द मेज, ठीक है। अब बात क्या है भाई, चूहों को एक भूल भुलैया के माध्यम से निष्क्रिय रूप से ले जाया गया, ठीक है, कोई एक्टिवली नहीं लेके गए उनको बाद में, और बाद में कोई इनाम भी नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी चूहे भूल भुलैया में बिल्कुल सही रास्ते पर दौड़े, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने मॉडलिंग थी, बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन थी, या फिर शेपिंग थी, या फिर लेटेंट लर्निंग थी, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उनको रिवॉर्ड नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं तो उनको रास्ते की भनक है ना इस चीज़ की। तो जैसे ही चूहों को वहाँ ले जाया गया वो
अपने आप से ही उस रास्ते पर दौड़ने लगे। दैट मीन्स कि दिस इज द गुप्त अधिगम, या फिर इसको कह सकते हैं लेटेंट लर्निंग। भाई उसके अंदर है तो ना वो लर्निंग, भले उसको रिवॉर्ड उस टाइम पे नहीं दिया गया, लेकिन ही और आई मीन दैट्स है इट नोज कि भाई हाँ भाई इस रास्ते पे हमें जाना है, ठीक है, विदाउट गिविंग द रिइंफोर्समेंट। उसको अभी तो पता ही नहीं कि रिइंफोर्समेंट मिला नहीं मिला, लेकिन वो अपने रास्ते पर तो भागेगा ही ना। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। मॉडलिंग तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और बायोलॉजिकल प्रिडिस्पोजन, जैविक पूर्वाग्रह कैसे हो सकता है, वो तो यहाँ पे ये कंटेक्स्ट ही नहीं है इस चीज़ का, और यहाँ पर शेपिंग भी नहीं आएगा, वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की एक टेक्निक होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं न्यूनतम प्रतिबंधक पर्यावरण की मांग करता है कि अक्षमता वाले छात्रों को। देखो ये क्वेश्चन है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से, क्योंकि लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि आप कम से कम बच्चे को जो एनवायरनमेंट हार्म करे, आप अपनी तो कोशिश से इस तरह उन बच्चों को जो एक तरह से मैं कह सकती हूँ शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, एक तरह से हम उनको बोलते हैं, नया नाम है दिव्यांग, या फिर वो ऐसे बच्चे जो सोशली डिप्राइव्ड हैं या फिर सोशली डिसएडवांटेज है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है कि इन सभी बच्चों को हमें लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट देना है, जहाँ पर ये बच्चे अपनी कमियों को ना देखें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है ये देख लेते हैं कि एजुकेटेड विद नॉन डिसेबल्ड पीयर्स ओनली फॉर इलेक्टिव कोर्स, भाई सिर्फ इलेक्टिव कोर्स होते हैं उनके लिए इनको आपने करवा दिया एजुकेट नॉन डिसेबल बच्चों के साथ, तो ये तो नहीं कह सकते ना। इंक्लूसिव एजुकेशन तो कुछ और है इससे कि भाई पूरा ही आपको स्कूल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, आपको इन बच्चों को हर तरीके से समायोजित करना पड़ेगा। एजुकेशन विद नॉन डिसेबल्ड पीयर्स टू द ग्रेटर एक्सटेंट पॉसिबल, सो यही मैंने कहा कि इनको आप अपनी तरफ से जितना आप दे सकते हैं आपको उतना कोशिश करनी है विद 100% एफर्ट्स कि इन बच्चों को समायोजित किया जा सके। अब बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। एजुकेटेड इन ए स्पेशल स्कूल, तो स्पेशल स्कूल में तो करना ही नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहता ही नहीं है। एजुकेटेड विद द मोस्ट असिस्टेंस वेदर और नॉट इट इन द सेम एनवायरनमेंट एज विद नॉन डिसेबल्ड पीयर्स, यानी कि देखो ये दोनों ही इंक्लूसिव एजुकेशन की धारणा के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि आपको एक ही क्लास में पढ़ाना है, चाहे वो बच्चा डिसेबल है या नॉन डिसेबल है, आप सबको एक साथ पढ़ाइए, क्योंकि उस बच्चे को भी उतनी ही ज़रूरत है बाकी बच्चों की जितनी किसी नॉर्मल बच्चे को है जो नॉन डिसेबल है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की धारणा ही कोऑपरेटिव और पीयर ट्यूटरिंग पर आधारित है, जहाँ पे पीयर लर्निंग हो, बच्चा दूसरे सब बच्चों के साथ सीखे, है ना, उसको अलग से ना लगे कि हमको जो हम डिसेबल बच्चे उनको अलग से बिठा दिया है तो बस वही एक एनवायरनमेंट देखते रहें। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मैक्सिमम एफर्ट्स करने हैं कि बच्चे का समायोजन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक इज प्री ऑक्यूपाइड विद व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम हिज लाइफ। भाई प्रतीक हमेशा इस बारे में चिंतित रहता है कि उसके क्या कमी है, क्या नहीं मिला। अच्छी नौकरी है और अभी उसकी सैलरी बढ़ी है, लेकिन यह भी कम लगती है, ठीक है, मतलब सब कुछ कम लग रहा है। अच्छी पत्नी है लेकिन चाहता है कि उसकी पत्नी और भी सुंदर हो। दैट मीन्स कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ एट ऑल, ठीक है। तो मतलब हो क्या रहा है उसके साथ ये बताना है। तो मैस्लो ने क्या बोला था, प्रतीक कंट्रोल किया गया है किसके द्वारा, ठीक है। मैस्लो की पूरी एक थ्योरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, अगर आपने पढ़ी होगी तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना, उसको कमी लग रही है हर जगह पर, तो ग्रोथ ओरिएंटेशन नहीं हो सकता है। फिर कंडीशन ऑफ वर्थ, मूल्य की शर्तें भी उसके सामने कुछ नहीं है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो उसको हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कमी के उसमें अभाव में जीत रहा है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे होगा, वो भी नहीं होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कमी अभिविन्यास, यानी कि डेफिशिएंसी, एक तरह डेफिशिएंसी का फैक्टर है, जहां पर उसको हर चीज से वो सेटिस्फाई ना होकर उस चीज में उसको और चाहिए। अगर और चाहिए दैट मीन्स कि वो कुछ कमी महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग। देखो एबिलिटी ग्रुपिंग में क्या होता है कि हम एक एक क्षमता वाले बच्चे को अलग अलग ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। ये एवरेज बच्चे इनको अलग कर दो, ये थोड़े से इंटेलिजेंट इनको अलग कर दो। हालांकि एबिलिटी ग्रुपिंग को जो है अवॉइड किया जाता है क्लासेस में, हम नहीं करते हैं एबिलिटी ग्रुपिंग। हम चाहते हैं कि मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग हो, जहाँ पे हर तरीके का बच्चा जो है एक ग्रुप में शामिल हो, भले वो इंटेलिजेंट बच्चा है जिसका IQ बहुत ज़्यादा है या फिर स्लो लर्नर है, सबको साथ में रखे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डिसएडवांटेज बताना है एबिलिटी ग्रुपिंग का। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन हैं। तो भाई पहला है कि इट इज़ ईजियर फॉर द टीचर्स बिकॉज इट अलाउज देम टू कीप इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म फॉर ईच ग्रुप, ठीक है। भाई एक ग्रुप में अगर एक जैसा बच्चा होगा तो इन यूनिफॉर्म जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो तो एक जैसी होंगी, तो आसान तो होगा ही, तो ये डिसएडवांटेज नहीं होगी इसका, है ना, ये इसका तो एडवांटेज है। फिर इट एनेबल टीचर्स टू एडजस्ट द पेस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये भी इसका एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज नहीं होगा। इट एनेबल्स टीचर्स टू एडजस्ट द मेथड्स एंड मटेरियल्स टू बेटर मीट लर्नर्स नीड, या फिर ये कहता है कि भाई टीचर को थोड़ा सा आसान हो जाता है कि किस तरह का मटेरियल किस ग्रुप के लिए चाहिए, किस तरह का मटेरियल जो है बेटर होगा किसी बच्चे के लिए या उसकी नीड्स के लिए, क्योंकि इसमें नीड्स जो है आप अलग ही कर लेते हैं, पहले वाले ग्रुप की ये नीड्स हैं, दूसरे की ये ग्रुप की नीड्स हैं, तो आसान हो जाता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे डिसएडवांटेज पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर
4 इज द करेक्ट ऑप्शन कि डिफरेंट लेसन्स एंड असाइनमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सो मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स इज डिफिकल्ट, क्योंकि आपको डिफरेंट लेसन्स चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट असाइनमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे मॉनिटर करना जो है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप अगर 10 तरह के ग्रुप बना देंगे क्लास में तो आपको 10 के 10 के लिए आपको डिफरेंट लेसन्स चाहिए, डिफरेंट असाइनमेंट चाहिए, तो इट विल बी वेरी हैक्टिक, और साथ ही साथ वही है कि हैक्टिक होगा, फिर मॉनिटर करना एक एक बच्चे को अलग से वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन सी रूल्स एज फिक्स्ड रियलिटी विच कैन नॉट बी चेंज्ड। तो भाई सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोलबर्ग से भी पहले पियाजे ने दी थी, जिसमें वो 2 टाइप की मोरालिटी की बात करते हैं, हेट्रोनोमस मोरालिटी एंड ऑटोनोमस मोरालिटी। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि किस मोरालिटी की स्टेज पे बच्चों में जो है फिक्स्ड रियलिटी की एक वो होती है कि भाई ठीक है ये रूल्स जो है फिक्स हैं, इनको हम बदल नहीं सकते। अगर क्लास में मैडम ने कह दिया कि इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट करना है तो ऐसे ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि रूल फिक्स है, वो बदला नहीं जाएगा किसी भी कारण से। ठीक है, तो ये किस मोरालिटी में होता है? तो देखिए मैंने कहा आपको कि 2 तरह की मोरालिटी की बात करती हैं, तो इनको तो ये तो इसके अंदर के फैक्टर्स हैं, ये आएंगे नहीं, यहाँ पे मोरालिटी की बात पूछी है, तो हेट्रोनोमस ऑटोनोमस में से एक आंसर होगा। अब देखो इसका आंसर होगा हेट्रोनोमस मोरालिटी, जहाँ पे जो रूल्स हैं बच्चों को लगता है कि ये जो है रूल्स फिक्स्ड हैं, और एक तरह से ये मोरल रियलिज्म का प्रिंसिपल होता है, यहाँ पर मोरल रियलिज्म कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, कि रूल्स फिक्स्ड हैं और रियलिटी है ये आपके लिए, ये बदले नहीं जा सकते किसी भी कारण से, क्योंकि बच्चे की समझ इतनी डेवलप नहीं होती है, इतना वो मैच्योर नहीं होता है, कोग्निटिवली रेडी नहीं होता है इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई ठीक है रूल्स बदले भी जा सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर यही होता है, इमिनेंट जस्टिस की बात होती है, अगर आप रूल ब्रेक करेंगे तो आपको बहुत पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए रूल बदले नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट लिमिट ए चाइल्ड टू योर ऑन लर्निंग फॉर ही वॉज बॉर्न इन अनदर टाइम। ठीक है, तो मतलब ये एक जस्ट स्टेटमेंट है कि किसने बोला है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से चेक करें ना, लेकिन ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बोला है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि भाई बच्चे को जो है आप खुले एनवायरनमेंट में रहने दीजिए। नेचुरलिस्ट थे रविंद्रनाथ टैगोर और जे रूसो जो थे, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे को अपनी पेस पे लर्न करने दो। ठीक है, उसको आप बाउंड मत करो किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो ये नेचुरलिस्ट थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो हो सकता है डायरेक्ट इन्होंने ही कहा है ये चीज़ें। ठीक है, तो नेचुरलिस्ट यही कहते हैं ना कि बच्चों का एनवायरनमेंट में जो है फ्री छोड़ दो, उनसे जो है आपको बाउंड नहीं करना है बच्चों को, उनको अपने पेस पे लर्न करने दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन्स के कुछ लेवल्स बताए हैं ब्लूम ने तो वो इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में ना आपको हमेशा ऐसे सिचुएशन मिलेंगे। अगर ब्लूम टेक्सोनॉमी से आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आता है, वो हमेशा एक सिचुएशन देंगे कि ये है, अब बताओ कि ये किसका पार्ट है, कौन से लेवल का पार्ट आता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है और एनालिसिस है। ठीक है, तो चारों ही लेवल्स हैं, एक तरह से आपको ये बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सिलिंड्रिकल शेप जो होती है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल शेप जो है वो कैसे है कॉनिकल शेप से डिफरेंट। ठीक है, मतलब इन दोनों शेप्स के अंदर आपको कंपैरिजन करना है, तो ये किस में आएगा, नॉलेज में आएगा, कॉम्प्रीहेंशन में आएगा, एप्लीकेशन में आएगा या फिर एनालिसिस में आएगा। ठीक है, तो भाई अलग करना है। ठीक है, अलग क्या आप ऐसे कर दोगे भाई ये सिलेंडर है, ये कौन है, इसकी शेप ऐसी होती है, इसकी शेप ऐसी होती है, नहीं, कुछ बारीकियां होती है सिलेंडर में और कौन में, वो आपको एक तरह से एनालाइज करना पड़ेगा। सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले बता दिया गया है और आपको ये बताना है, भाई आपको सिलेंडर पढ़ाया गया, आपको कौन पढ़ाया गया, अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब कुछ बारीकियों पर आपको जाना पड़ेगा, तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन में तो ठीक है, आपको स्टोरी सुनाई, आपने समरी बता दी, आपको ये बता दिया कि कौन क्या होती है, अब बेटा बताओ आप क्या कौन से समझते हैं, वो तो ये हो जाएगा। लेकिन आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसके नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव तो नहीं होंगे, मतलब इसके कुछ ऐसे डीप पॉइंट्स होंगे, उनको देखोगे, फिर इसके देखोगे, तो दोनों में एक तरह से एनालाइज करोगे आप। ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ पर है ही नहीं, आपको कोई सवाल करने को नहीं दिया गया है जो आपकी रियल जिंदगी से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपने कंसेप्ट सीख लिया, उसको आप अप्लाई कैसे कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है आपको यहाँ पर ये बताना है कि डिफरेंट कैसे हैं। आप तोड़ोगे, विश्लेषण करोगे, दोनों के फैक्ट्स एक बार मेमोराइज करोगे, उसके बाद इन दोनों में बेसिक डिफरेंस को आप क्लियर करके तब बताओगे कि हाँ भाई ये शेप इस तरह से इससे डिफरेंस है, इसमें एक स्लाइंट हाइट भी होती है लेकिन इसमें स्लाइंट हाइट नहीं होती है, इसका रेडियस इस तरह का होता है, इसका यहाँ होता है लेकिन ऊपर नहीं होता है, ये मिल जाते हैं एक पॉइंट पर आकर, जो भी है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यू विल एनालाइज, विश्लेषण करेंगे आप इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटीज इन विच असेसमेंट आर डीपली एम्बेडेड इन टीचिंग लर्निंग
भाई ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बहुत अच्छी तरह से जो है सम्मिलित है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, और वो इंटरैक्टिव फीडबैक के लिए होती हैं या फिर बच्चों को एडजस्ट करने के लिए, अपनी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करने के लिए, दोबारा से लर्न करने का मौका देती है। तो ये किस तरह का असेसमेंट है ये आपको बताना है। देखो अब यहाँ पर जो है 4 तरह का लिखा हुआ है, वैसे मेन 3 तरह का होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, अब ऑफ लर्निंग क्या होता है आपका? समेटिव असेसमेंट, जिसको हम फाइनल बोल सकते हैं, जहाँ पर आप जज करते हैं, जजमेंट होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर फीडबैक का स्कोप तो नहीं रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो जहाँ जहाँ फर्स्ट है उसको एलिमिनेट कर दो, ये हो गया। अब बचे हमारे पास 2 और 3। ठीक है, अब देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, जहाँ पर जो है आप क्विज का सहारा लेते हैं, असाइनमेंट का सहारा लेते हैं, यूनिट टेस्ट का सहारा लेते हैं, और अगर बच्चा गलती कर रहा है या आपको लगता है कि बच्चे में बहुत कमियां हैं, भी आपको और सुधार की आवश्यकता है, तो आप उसको फीडबैक देते हो, उसके लिए डायग्नोस्टिक टीचिंग करते हो, उसको रेमेडियल टीचिंग कराते हो और फिर उसको दोबारा समझाते हो ताकि उसमें स्कोप रहता है यहाँ पे। अब असेसमेंट एज लर्निंग ये होता है जहाँ पर बच्चा खुद अपनी लर्निंग में एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनता है, वो कहीं ना कहीं ये देखता है कि मैंने क्या गलत किया है, और उसको बच्चे को अपनी लर्निंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करना होता है, अपने आप को अपनी लर्निंग के लिए फीडबैक देना होता है कि हाँ भाई मेरा क्या रोल है मेरी लर्निंग में, और मैंने ये किया तो क्यों किया, और मैंने ऐसा कर दिया तो अब मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। तो यानी कि ये दोनों ही पार्ट होंगे आपके, किसके? फीडबैक के, एडजस्टमेंट के, रीथिंक और रीलर्न करने के, यानी कि सेकंड और थर्ड इज ऑफ द ऑप्शन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़े भारत बड़े भारत वॉज नेशन वाइड सब प्रोग्राम ऑफ विच प्रोग्राम? ठीक है, तो भाई एक पार्ट है किसी देशव्यापी या फिर एक बहुत बड़े लेवल पर चलने वाले प्रोग्राम का एक पार्ट है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए ये 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, बाय HRD मिनिस्टर उस टाइम की स्मृति ईरानी थी। तो ये आया था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन मॉरल डेवलपमेंट, ए पर्सन हु डज नॉट डू समथिंग बिकॉज ही और शी फियरफुल ऑफ गेटिंग इट इन ट्रबल इज एट द लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग। तो व्यक्ति जो कुछ नहीं करता है क्योंकि वह परेशानी में पड़ने से डरता है, बेसिकली वो कंसिक्वेंसेस से डरता है, परिणामों से डरता है, और मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि ये आती है स्टेज प्री कन्वेंशनल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे 2 स्टेज आती हैं। एक आती है आपकी पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की, जहाँ पर आप परिणाम क्या मिलेगा, अगर पनिशमेंट मिलेगी तो हम उस चीज़ को नहीं दोहराएंगे, अगर पनिशमेंट नहीं मिल रही, रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, ये मोरालिटी होती है। उसके बाद होता है सेल्फ रिवॉर्ड, क्या मिल रहा है ना, मतलब अगर आप कोई चीज़ सही या गलत ठहरा रहे हैं तो उसमें आपका क्या फ़ायदा है, ये आप देखते हैं। तो प्री कन्वेंशनल इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक सेज दैट पीपल एक्ट द वे दे लर्न टू एक्ट। ठीक है भाई, लोग कार्य करने के तरीके सीखते हैं, मतलब सीखते हैं वो चीज़ को। तो उसका मानना है अगर दूसरे व्यक्ति के कष्टप्रद व्यवहार को पुरस्कृत करना बंद कर दिया जाए तो वह व्यवहार कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतीक की सबसे अधिक डैश दृष्टिकोण लेने की भावना, तो ये सब आपको पता ही होगा, आप इससे बिल्कुल जान चुके होंगे इस चीज़ को कि ये क्या है, कौन सी थ्योरी जो है इस चीज़ को मानती है कि आप लर्न करा सकते हैं कोई भी चीज़ जो है किसी भी इंसान को, इंडिविजुअल को। तो दिस इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ बिहेवियरिस्ट, जो व्यवहारवादी हैं, जो टेबुला रासा पर, जॉन लॉक की धारणा पर एक तरह से इनकी धारणा चलती है कि भाई बच्चा या फिर कोई भी इंडिविजुअल है वो ब्लैंक स्लेट होता है उसका दिमाग जब वो दुनिया में आता है, और आपको उसको कैसा भी सिखा सकते हैं बाय रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ट्रायल एंड एरर, ये सब इनकी बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक ऑर्डर द फॉलोइंग नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की। तो मैस्लो की हायरार्की है, आपको पता है, जो उनकी नीड बेस्ड एक थ्योरी है उनकी। ठीक है, तो वो बताना है कि किसका ऑर्डर कहाँ पर आएगा। ठीक है, एक पूरा एक ऐसे हायरार्कल ट्राइंगल होता है जिसमें ये नीड्स हैं, फिर ये हैं, फिर ये है, फिर सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो आपको ऑर्डर बताना है बेसिकली, सबसे पहले कौन सी नीड्स आती हैं। ठीक है, ये तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं आप। फर्स्ट में देखिए सोशल रिलेशनशिप पहले आएगी। अरे भाई पहले भूख तो खत्म कर दो बच्चे की, तभी तो सोशल रिलेशनशिप तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं, देखो हंगर मस्ट बी फिल्ड। सबसे पहले बच्चा या कोई भी इंसान है वो भूखा रहता है, तो वो उसमें अगर वो भूखा है ना तो उसमें कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती है। ठीक है, वो अलग बात है कि आप अपनी मर्जी से भूखे हैं क्योंकि आपको किसी चीज़ का दुख है या जो भी है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, तो आपको सबसे पहले अगर आपका पेट जो है, आपका स्टमक फिल्ड नहीं है, आप भूखे हैं, तो आप कुछ भी नहीं सोचते हैं, पहले आपको खाना खाना होता है कि पहले खाना दो यार। ठीक है, उसके बाद फॉलोड बाय सेफ्टी। उसके बाद आपको सेफ्टी की नीड्स आती हैं। किसी बच्चे को लेकर देख लीजिए, पहले आप भूख मिटाएंगे उसकी, ठीक है, उसके बाद उसको सेफ्टी चाहिए, उसके बाद उसकी सोशल रिलेशनशिप्स आती हैं, और फाइनली उसकी सेल्फ एस्टीम आती है। तो सेल्फ एस्टीम ऊपर आएगा। देखो यहाँ पर हंगर सबसे लास्ट में है तो इसलिए कट जाएगा, यहाँ पर हंगर बीच में दे दिया इसलिए भी कट जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में देखो, यहाँ पर सेफ्टी पहले पहुँच गई है, सेफ्टी से पहले इंसान अपनी भूख मिटाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप कहीं
कहीं से भी अगर जहाँ से आपने पढ़ा है, तो अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसर्च, अगर ज़्यादातर रिसर्च की बात करें तो मोस्ट प्रिवेलेंट एरिया जो है डिफ़िकल्टी का स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का, वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भाई आँखों के समन्वय में प्रॉब्लम होती है, गणित में दिक्कत है, रीडिंग में है, या फिर ओरल लैंग्वेज में है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो ओरल लैंग्वेज की जहाँ तक बात है, इसमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती है अनटिल और अनलेस जब तक कि बच्चे के अंदर कोई अंदर से ही कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्टैमरिंग वगैरह ये भी मतलब टाइम के साथ साथ ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं होता है। अब आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये भी इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बहुत रेयर होता है। ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं, रेयर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर तीसरे बंदे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आती है मैथमेटिक्स और रीडिंग की बात। तो मैथ से डरते लोग बहुत हैं, या फिर मैथ दूसरों को समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है। बेसिकली बच्चों को सबसे ज़्यादा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं रीडिंग में। अगर आप देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया हो गया, फेजिया हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रीडिंग में उसको दिक्कत होती है बच्चे को। ठीक है, मैथ्स में तो बेसिकली आपकी डिसकैलकुलिया होती है, जहाँ पे कैलकुलेशन में बच्चों को डिफिकल्टी होती है। यहाँ पे फियर की या ना पढ़ने वालों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे है कि पर्टिकुलर लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चा ट्राई कर रहा है लेकिन उसके सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शब्दों का फेर जो है बच्चे के लिए सबसे डिफिकल्ट हो जाता है। उन शब्दों को पढ़ना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको अलग करना एक दूसरे से, तो बहुत सारी मेंटल चीज़ें चलती रहती है दिमाग में, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चे को पढ़ने में। और मैथ्स में भी जो लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज ही बच्चे को समझ में नहीं आती है मैथ्स की, इसीलिए भी वो गलतियाँ करता है। तो रीडिंग इज मस्ट, सो मतलब सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं उसको रीडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड टू सपोर्ट द व्यू दैट ह्यूमंस आर स्ट्रांगली मोटिवेटेड बाय ए नीड टू बिलोंग। ठीक है भाई, मनुष्यों को संबंधित होने की आवश्यकता से दृढ़ता से प्रेरित किया जाता है, इसका कौन सा साक्ष्य नहीं है, ये बताना है। तो जो छात्रों ने खुद को हु रेटेड देमसेल्फ एज वेरी हैप्पी ऑल्सो टेंड टू हैव सेटिस्फाइंग क्लोज रिलेशनशिप। तो ठीक है भाई, जो बहुत खुश होते हैं तो उनकी रिलेशनशिप्स भी क्लोज होंगी, अगर रिलेशनशिप्स उनकी खराब हैं तो वो खुश कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन सच एन एग्जाइल और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज कंसिडर्ड ए सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। बिल्कुल, अगर आप अकेले छोड़ देते हैं किसी को, उसका बहिष्कार कर देते हैं, तो एक गंभीर दंड है, तो ये भी ठीक है। एज एडल्ट्स adopted children tend to resemble their biological parents and to yearn for an affiliation with them। भाई वयस्कों के रूप में गोद लिए गए बच्चे अपने जैविक माता पिता के समान बनने की कोशिश करते हैं और होते हैं, उनके साथ संबंध के लिए उत्सुक होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको अपने रियल माता पिता, ज़रूरी थोड़ी है, इतने बच्चे अनाथालय में होते हैं जिनको आप गोद लेते हैं, किसी किसी को पता भी नहीं होता है कि भाई उनके रियल पेरेंट्स कौन से हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि वो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो बचपन से सोच के रखता है कि मुझे तो अपने इन माता पिता की तरह बनना है, ठीक है, क्योंकि मैं इनका बच्चा हूँ। नहीं, बच्चे को आप जिस तरह का एनवायरनमेंट देंगे वो उस एनवायरनमेंट में ढलता चला जाता है और कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है। तो ये होगा नॉट अ पार्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। लास्ट है कि चिल्ड्रन हु आर एक्सट्रीमली नेग्लेक्टेड बिकम विड्रॉन, फ्राइटेंड एंड स्पीचलेस। जिनको बहुत ज़्यादा उपेक्षित किया जाता है, सपोज टीचर ने भी रिजेक्ट कर दिया, पेरेंट्स ने भी रिजेक्ट कर लिया, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं जो है गुमसुम हो जाते हैं, चुप रहते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर मोर लाइकली देन स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जिन बच्चों में अक्षमता होती है, कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो क्या ज़्यादा अनुभव करते हैं, प्रदर्शित करते हैं सामान्य बच्चों से। ठीक है, तो सीखने के लिए बाएं मस्तिष्क का अधिक प्रभुत्व, क्लियर डोमिनेंस होता है लेफ्ट ब्रेन का। अगर डोमिनेंस होता तो फिर उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती ही कैसे, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। डेफिसिट्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी रिट्रीवल, ठीक है, तो भाई लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत दिक्कत होती है। जी नहीं, ये लर्निंग डिसेबिलिटी का कोई पार्ट नहीं है कि भाई मेमोरी बहुत शार्प नहीं है, ये भी नहीं है। ये विद एज जो है ये चीज़ें तो हो जाती हैं कि मेमोरी में दिक्कत हो जाती है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट नहीं होती है। अब है सेलेक्टिव अटेंशन डिसऑर्डर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड इन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो भाई ये जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं इनका IQ तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इनको नहीं होती हैं। ठीक है, गिफ्टेड बच्चों को तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि IQ से रिलेटेड होती है गिफ्टेडनेस। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि अटेंशन के डिसऑर्डर्स होते हैं ना। आपने अगर दरशील सफारी की मूवी देखी है तारे ज़मीन पर, तो वो डिसलेक्सिक चाइल्ड होता है जिसको रीडिंग में दिक्कत होती है, लेकिन स्टिल उसका ध्यान जो है भटकता रहता है इधर उधर। इसका लर्निंग डिसेबिलिटी का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका उस चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आप उस पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपके सारे पढ़ने में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आपका ध्यान कभी इधर है, कभी उधर है, कभी उधर है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट ऑप्शन है कि टू असिस्ट ए चाइल्ड वी मस्ट प्रोवाइड हिम विद एन एनवायरनमेंट विच विल एनेबल हिम टू डेवलप फ्रीली, कि भाई उसको स्वतंत्र रूप से खेलने दिया जाए। ठीक है, अब देखो जो स्किनर थे वो तो बिहेवियरिस्ट थे, तो ये तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, बेंडुरा की भी मॉडलिंग की थ्योरी थी, तो मॉडलिंग पर डिपेंड करते थे, ये भी नहीं कह सकते। हालांकि बेंडुरा बिहेवियरिस्ट से अलग थे थोड़े से, पहले उनकी बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग ही थ्योरी थी, सोशल लर्निंग की थ्योरी थी, लेकिन बाद में उन्होंने सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज का नाम रख दिया, क्योंकि वो बच्चे को एज ए पैसिव चाइल्ड नहीं मानते थे। अब आती है जीन पियाजे की और मारिया मोंटेसरी की। तो फ्रीली की बात अगर हम कहें तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मारिया मोंटेसरी। ठीक है, क्योंकि वो प्ले मेथड और इन सब चीज़ों में बिलीव करती थी, वो भी बच्चे की फ्रीडम पर बहुत फोकस उनका था। ठीक है, लेकिन पियाजे की थ्योरी, हालांकि पियाजे ने कभी फ्रीडम को वो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इतना फ्रीडम के बारे में नहीं बोला है। वो बेसिकली पर्टिकुलर स्टेज बताते हैं और कहते हैं कि ये कमियां इस स्टेज को बच्चों को करना ही पड़ता है, इस स्टेज में ये चीज़ें उसको सीखनी ही पड़ेंगी, तभी वो अगले में जाएगा। तो कह सकते हैं कि पियाजे इतना फ्रीडम पर फोकस नहीं करते थे। हालांकि इस स्टेटमेंट को मैंने एग्जैक्टली कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन आंसर की के बेस पर और थोड़ी अपनी समझ के बेस पर मैं बता सकती हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 मस्ट बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है इन कोलबर्ग्स प्री कन्वेंशनल स्टेज मोरल रीजनिंग सेंटर्स ऑन। देखो ये तीसरी बार आ गया, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। प्री कन्वेंशनल पर मैंने कहा था ये कंसिक्वेंसेस पर बेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह की स्टेज होती हैं। एक होती है लॉ एंड पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की स्टेज, और दूसरी स्टेज होती है आपकी जो दूसरी सब स्टेज होती है वो होती है पर्सनल रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर परिणामों पर वो करता है कि भाई क्या परिणाम रहेंगे मेरे किसी भी एक्ट के, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा एक्ट करता है, मोरल रीजनिंग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, कि बिहेवियर के कंसिक्वेंसेज देखे जाते हैं एज वेल एज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कैन इनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग बाय। ठीक है, तो 9 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी थी उन्होंने, 9th बात करी थी उन्होंने स्पिरिचुअल और रिलीजियस टाइप से। ठीक है, पहले तो बेसिकली 8 दी थी, लेकिन उसके बाद 9th को भी ऐड किया था। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं कि सर्विंग एज ए गाइड टू टीचर्स इन गिविंग स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस वर्किंग इन एन द डिफरेंट एरियाज ऑफ इंटेलिजेंस। भाई ऑब्वियसली डिफरेंट एरियाज उन्होंने बताए हैं खुद, हालांकि क्रिटिसाइज किया गया उनकी थ्योरी को कि ये इंटेलिजेंस के एरिया नहीं बल्कि टैलेंट्स हैं, बट स्टिल उनकी थ्योरी तो है ही। ठीक है, तो ये भी होगा। टीचर को असिस्ट करते हैं स्टूडेंट के इंटेलिजेंस एरियाज में, बिल्कुल। मैचिंग स्टूडेंट्स लर्निंग टू द प्रेफर्ड इंटेलिजेंस एबिलिटी, बिल्कुल, क्योंकि वो यही कहते थे कि जो भी बच्चे के अंदर डोमिनेट कर रही है जो भी इंटेलिजेंस, आप उसको मैच कराइए बच्चे की लर्निंग से। ठीक है, मतलब अगर बच्चे को म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उस इंटेलिजेंस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर बच्चे को बॉडली काइनेस्थेटिक एस्पिरेशंस ज़्यादा हैं तो आप वहाँ पर बच्चे को ज़्यादा डायरेक्ट कीजिए। तो वो वाली चीज़ थी कि उस पर्टिकुलर एरिया को पहचानना है, तो ये सारे ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज दिस वाज द वीडियो ऑफ सेट ई बाय प्रतीक शिवालिक्स KVS PRT टेस्ट सीरीज। ठीक है, क्वेश्चंस में थोड़ा सा मोरल डेवलपमेंट के 3-4 क्वेश्चंस थे, मतलब मिक्स थे क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप यू लाइक इट, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।